नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई पद मिल जाएगा, आपको कोई मंत्री बना दिया जाएगा या आपको कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो क्या आप किसी की जान ले सकते हैं? क्या आप किसी को मार सकते हैं? जाहिर बात है, आप में से ज़्यादातर का जवाब होगा नहीं। लेकिन आज हम जो माहौल देख रहे हैं, उस माहौल में फर्जी मुठभेड़, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हत्याएं, तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आप देख रहे होंगे राजनीतिक हिंसा, दंगे, सब कुछ कुर्सी के लिए हो रहा है। इसका मतलब हमारे देश के जो कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं वो किस हद तक जा रहे हैं। ये विचार मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरे अंदर क्यों आ रहा है, मेरे मन में ये बात क्यों आ रही है? मेरे मन में ये बात इसलिए आ रही है कि जो ताज़ा अपडेट मुझे मणिपुर के मिले हैं, जो ताज़ा जानकारियां मिल रही हैं, उसके बाद कभी कभी मुझे अपने खुद के इंसान होने पर शर्म आने लगती है। आज हम बात करेंगे कि मणिपुर में क्या क्या किया गया सिर्फ राजनीति के लिए। एक छोटा सा राज्य जिसकी 40-50 लाख कुल आबादी है, उसकी सरकार हाथ में लेने के लिए कैसे कैसे हाथकंडे अपनाए गए, आज इस पे बात करेंगे। कैसे कत्लेआम मचाए गए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी हाजिर हुआ। पॉलिटिकल हिंसा दो तरह की होती है। एक तो वो हिंसा होती है कि भाई मान लीजिए आप लगातार धर्म की या दूसरी जाति की राजनीति के लिए, नफरत की राजनीति के लिए लगातार एक गुट को भड़काते जाएं, उनके बीच में तनाव पैदा करते जाएं, फूट डालो, राज करो, करें, और उस पूरे तनाव में कभी कभी तनाव इतना अधिक हो जाए कि वो दंगों में तब्दील हो जाए, लोग एक दूसरे की कौम से नफरत करने लगें, एक दूसरे को शिकार बनाने लगें और एक दूसरे पर हमला कर दें। ये हिंसा क्षम्य है। क्षम्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक हद तक आप इसको स्वीकार कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने जो जहर बोया था उसकी फसल इनके भी काबू से बाहर हो गई, या फिर इन्होंने उसमें भी अपना फ़ायदा ढूंढ लिया। लेकिन उस हिंसा में जो हिंसा का विचार आता है, एक दूसरे को मारने का विचार आता है, वो लोगों के मन में आता है, भले ही उसका बैकग्राउंड दिमागों में लगाए गए जहर के इंजेक्शन हों। लेकिन मणिपुर के बारे में जो जानकारियाँ आ रही हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो ये कहती हैं कि एक बहुत प्लान्ड तरीके से मणिपुर को आग में झोंका गया, मणिपुर में कत्लेआम करने के लाइसेंस दिए गए और मणिपुर को इसलिए आग में झोंका गया ताकि एक पार्टी स्थायी रूप से उस राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहती थी। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आरएसएस के ऑपरेशन लंबे समय से मणिपुर में चल रहे थे, बजरंग दल के ऑपरेशन लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन उसको हम यही मान के चल रहे थे कि वो एक बहुसंख्यक की राजनीति है और उसमें उस बहुसंख्यक की राजनीति में आदिवासियों के खिलाफ धर्म को आधार बनाकर एक नफरत बोई गई है, जिसका नतीजा ये सामने आया है। लेकिन जैसे जैसे पता लगता है, मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि ये नफरत जो है ये अभावों से आई है। आपके पास रोज़गार नहीं है तो आप लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, तो भैया कम लोगों को रोज़गार देना है तो आप कुछ आरक्षण जैसे बहाने ढूंढते हैं और उस पर झगड़ा होता है कि भाई हमको दो, हमको दो। तो जो आदिवासी तबके में मैतेई को शामिल करने का मसला था, उस तरह का अभावों का मसला था। लेकिन मणिपुर में क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ अभावों के कारण क्रुद्ध हुए लोगों को, अभावों, बेरोजगारी, गरीबी से परेशान लोगों को बहुत सलीके के साथ में हिंसा की तरफ मोड़ दिया गया? बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो हिंसा है वो काफ़ी हद तक धार्मिक हिंसा का रूप ले चुकी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भक्त चरण दास, जो कि इंचार्ज हैं मणिपुर के, उन्होंने खुलासा किया है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में चर्चों में आग लगाई गई है। मैंने आपको बताया था कि जो चर्च थे 4 टूटे थे, लेकिन अब उसमें जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें हिसाब से चर्चों की संख्या सैकड़ों है जिनको जला दिया गया। लगभग 200 से ज्यादा चर्च जला दिए गए। चर्च जलने की बात आप लोगों की इंफॉर्मेशन में अभी तक नहीं है, मेरे इंफॉर्मेशन में भी नहीं था।
लेकिन जब परसों कुछ डेलीगेशन आके मुझे मिले, नहीं कल सुबह कुछ डेलीगेशन आके मुझे मिले इम्फाल में, तब मुझे पता चला कि ये भी हुआ है। और कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कितना भयानक तरीके से हुआ, मैं आपको बताऊंगा। और सिर्फ नफरत की राजनीति के कारण, क्योंकि चर्चों को लेकर कहीं किसी को दिक्कत नहीं थी। मैतेई में भी कई ईसाई थे और आदिवासियों में भी ईसाई थे। तो ये झगड़ा अगर ये झगड़ा रिजर्वेशन का था, तलहटी में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोगों को आदिवासी को दर्जा देने का था, तो इस नफरत में चर्च कहाँ से घुस गए? इस नफरत के बीच में चर्च कहाँ से आ गए? इससे ये पता लगता है कि बहुत सुविचारित तरीके से इस हिंसा को सांप्रदायिक हिंसा का रंग दिया गया था। लेकिन यहाँ तक भी वही जहर वाली राजनीति समझ में आती है। लेकिन अभी जो खबर आई है, 2018 के 31 अगस्त को भारत सरकार 2 कुकी आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन, जिनमें से एक है कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट ऑफ मणिपुर, इन दोनों को करोड़ों रुपए देती है और करोड़ों रुपए देने के साथ साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट करती है। यानी हम आपके साथ में जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है आपके खिलाफ, उसको हम एक समय के लिए सस्पेंड रखेंगे और 1 साल बाद उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है, यानी 31 अगस्त 2019 तक, यानी 2019 के चुनाव तक। ये दोनों कुकीज़ की जो सबसे प्रमुख मिलिट्री बॉडी हैं, यानी उनके बीच के जो हथियारबंद दस्ते हैं, जिनको आप मोटी भाषा में उग्रवादी कह देते हैं, ये वो हैं। और ये मणिपुर में अलग से कुकी राज्य की मांग का आंदोलन चलाने वाले, यानी पृथकतावादी संगठन हैं, जिनको सरकार ने मोटा धन दिया, करोड़ों रुपए दिए और ये भी कहा कि आपके खिलाफ ऑपरेशन नहीं चलेगा। उनके पास हथियार थे, AK-47 थे और ये बताया गया कि 22 के फरवरी तक जब राज्य के चुनाव हुए तो इन दोनों आतंकवादी संगठनों ने बंदूक के दम पर राज्य की सरकार में बैठी हुई बीजेपी को वोट दिलाने का काम किया और उसका आधिकारिक रूप से समर्थन किया। इस बात की शिकायत उस समय जो कांग्रेस पार्टी है उसके जयराम रमेश वहां पर मणिपुर में मौजूद थे, उन्होंने चुनाव आयोग से की और कहा कि हिंसक ताकतों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे में कर रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो पैसा है, एक संगठन को 15.15 करोड़ 70 लाख रुपए और दूसरे को 92,70,000 रुपए केंद्र सरकार ने दिए और उनको खुली छूट भी दे दी। और ये पूरी जो घोषणा हुई थी, इस पे कांग्रेस पार्टी को एक ऐतराज ये भी था कि ये जो चुनाव आचार संहिता है उसका उल्लंघन करके की गई थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन था ये। 26 फरवरी 2022 को कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और इसके अलावा दूसरा जो संगठन है जिनके साथ सस्पेंशन और ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट्स के लिए विधानसभा चुनाव में समर्थन घोषित किया था। अब दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ मैतेई के बीच में हिंदूवाद का मंत्र फूंका जा रहा है, आरएसएस के लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं, राम माधव वहाँ जाके पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ आदिवासियों के जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको धन दिया जा रहा है और उनके साथ एक तरह का युद्ध विराम किया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये बताया गया है कि ये जो आरोप लगाया गया उसमें ये कहा बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने उस जमाने में
कि चूड़चंद्रपुर और कंसकी जो ज़िले हैं वहाँ पे जो पहले फेज़ का चुनाव होने वाला था, जो तेनंगपॉल और चंदेल डिस्ट्रिक्ट का मामला था, चंदेल डिस्ट्रिक्ट का सेकेंड फेज़ का, उसमें इसका असर पड़ा। हालांकि उस वक्त ए शारदा देवी जो प्रेसिडेंट थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा ये निराधार आरोप है वगैरह वगैरह, और हाईलाइट इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, जैसे पॉलिटिकल बयानबाजी होती है। लेकिन ये जो आरोप लगे हैं, इसमें जो पैसा उनको दिया गया है ये रिकॉर्ड पे है। केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनके साथ में समझौता करके उनको पैसा दिया, सरकारी खजाने से गया, और उनके साथ में ये जो ऑपरेशन को होल्ड करने का एग्रीमेंट था उसको भी केंद्र सरकार ने किया। बावजूद इसके किया कि ये आरोप लग रहे थे कि वो जो वहाँ के कुकी संगठन हैं उनके बीच में, जो एक्सट्रीमिस्ट कुकी संगठन हैं उनके बीच में बड़ी संख्या से म्यांमार में जो लोग आ रहे हैं वो उनके साथ शामिल होते जा रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए 2022 में जो सू फोर्सेस हैं, जो सरेंडर में थे, जो मिलिटेंट ग्रुप सरेंडर किए थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 करोड़ रुपए रिलीज किया था और उनको आर्म के साथ छोड़ दिया था टू मूव ऑन दी इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन भी किए, लिख के दिए कि यहां सू फोर्सेस गन लेके ओपन घूम रहे हैं और वोट उस आधार पर हो रहा है। एक आदमी मर चुका है, कई लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में लगभग 100-150 लोग थे। एक आतंकित वातावरण में चुनाव किया गया। इन संगठनों के बारे में बताया जाता है कि इनके 2000 से ज़्यादा कैडर हैं, उनके अलग अलग मिलिट्री आउटपुट हैं, और 14 कैंपों में मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट में, यानी ऊपर जो कुकी आदिवासियों वाला इलाका है वहाँ पे वो जमे हुए हैं। और इसके साथ ये पता चलता है कि मणिपुर को किस तरह से मणिपुर बना दिया गया था। मणिपुर, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आधिकारिक रूप से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वहाँ 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 40,000 लोग प्रभावित हैं और 20,000 लोग एक दूसरे स्थानों पर भेजे गए हैं। हजारों घर नष्ट हो गए हैं और कम से कम 15 से 20 पुलिस थानों के AK-47 समेत कई हथियार लूट लिए गए हैं। अब वहाँ पर इंटरनेट पे रोक है, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उन सब बातों का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा जो वहाँ पे ग्राउंड में लोग कर रहे हैं। और ये जो हथियार लूटे गए हैं या दिए गए हैं, जो भी इस तरह की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन उनमें से एक को भी हम कंफर्म नहीं मानते हैं। रिकॉर्ड कहता है कि लूट लिए गए हैं और ये पूरी तरह से ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित हिंसा थी। अब आप बताइए कि अब इस पूरी हिंसा में, जो ताज़ा हिंसा है, इसमें भी बारिश शर्मा टाइप नाम का एक व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग का लीडर है। वो मैतेई लड़कों को अपने साथ लेके जाता है और वहाँ पर एक कुकीज़ का एक गेट बना हुआ है हाईवे पे, जो उनकी शहादत को, उनके प्राइड को, दूसरी चीज़ों को प्रदर्शित करता है। उसमें आग लगाता है और उसके वीडियोस, जो आग लगाती है भीड़, उसको वो लीड कर रहा था, उसके वीडियोस सब तरफ सर्कुलेट किए जाते हैं। वीडियो सर्कुलेट होने का मतलब ये है कि कुकीज़ के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा आए, भड़के, और ये सब जो है ये लगातार ऑन रिकॉर्ड पे है। अलग अलग जगहों पे इसकी शिकायतें की गई हैं, इसको कोट किया गया है। और ताज़ा हिंसा में जो मामले आए हैं, इसको लेकर भक्त चरण दास ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया है, तो वो भी एक तरह से उनका स्टेटमेंट है। तो कुल मिला के क्या हम इस स्तर पे, राजनीति हमारी इस मुकाम पे पहुंच गई है जहां पे हमको सिर्फ सत्ता चाहिए। हम किसी को भी, किसी भी संगठन को, किसी भी बुरे लोगों को, हिंसक लोगों को, आगजनी करने वालों को, लोगों को गोलियां, हालांकि कुछ हथियार जो लूटे थे वो वापस आ गए हैं। लोगों से सरकार ने अपील की थी, कुछ लोगों ने जमा करा दिए, जिन नौजवानों वगैरह के हाथ लग गए होंगे। आगजनी अभी भी कुछ इलाकों में वहाँ चल रही है।
और भी बड़ी बात बताऊं कि वहां पे अभी भी हिंसा का पूरा इंतजाम करके रखा गया है। कुकी ट्राइब्स के कैंप नीचे तराई में लगे हुए हैं। जो राज्य जल रहा हो वहाँ पे कभी भी तराई में एक दिन पता चला भीड़ उठी और कुकीज़ के कैंप पे हमला कर लिया। उसी तरह से दूसरी तरफ जो कुकीज़ के इलाके हैं वहाँ पे मैतेई के कैंप लगे हुए हैं, वो भी उस तरह से खतरे में है और ये भी खतरे में है। पुलिस कितना क्या रोक सकती है अभी हाल के दौर में हमने देख लिया है। लेकिन एक बात बताइए, जो सीधी सी बात है, अतीक की हत्या हो, उसके बेटे की हत्या हो, बेटे की मौत हो, पुलिस मुठभेड़ हो, दूसरी चीज़ें हों, कहीं वहाँ बजरंग दल का आप तमाम तरह का सुनते रहते हैं, केरल में, कर्नाटक में आप सुन रहे हैं। इस तरह की जो हिंसा के ज़रिए वोट पैदा करने की जो एक पूरी राजनीति है, ये कितनी खतरनाक है। मणिपुर की और भी कहानियाँ हैं जिन पे मैं समय समय पे जाता रहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि जब तक कोई खबर पूरी तरह से पुष्ट ना हो जाए, सच्ची ना हो, आपको ना दी जाए। लेकिन आप एक बात सोचिएगा ज़रूर कि हमारे देश की राजनीति कहाँ पहुँच गई है। लोग कहते हैं कि आपका बेटा मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन अगर होगा 30 लाख रुपए देके, 40 लाख रुपए देकर होगा, तो वो तो मरीजों को लूटेगा ही। लेकिन जो करोड़ों अरबों रुपए लगाकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का मुख्यमंत्री बनेगा, एक पार्टी पे नहीं सब पे लागू होती है ये बात। जो पानी की तरह पैसा बहाएगा, एक एक वोटर को अगर 200-200 रुपये, 400-400, 500-500 रुपये देगा, शराब की बोतल देगा, मिठाई के डब्बे बांटेगा, दुनिया भर को पूरे दिन शोर मचाएगा, स्टेशनरी छपवाएगा, घर पे पैसे पहुंचाएगा, कैंडिडेट्स को पैसे देगा, विधायकों को खरीदेगा, वो आदमी इस पैसे को कहाँ से वसूल करेगा? वो उस पैसे को अपने से नीचे वाले से वसूल करेगा और उसके नीचे वाला उसके नीचे वाले से वसूल करेगा, और धीरे धीरे ये आखिर में छुरी हमारी गर्दन पे ही चलनी है। तो ये जो राजनीति का करप्शन है, इसी के पीछे आदमी सोचता है कि भाई मैं 10,000 करोड़ रुपए, एक 5,000 करोड़ रुपए, अब वो है ना अडानी जी के 20,000 करोड़ रुपए जैसे हैं वो विदेश में पड़े हुए, उतने रुपए जो है अगर कमा सकता हूं तो 10 आदमी मरवा भी दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है? मरवा भी दूं मतलब मर जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक कड़वी हकीकत है हमारे समाज की, जिसको हमें समझना पड़ेगा और इसको बदलने के लिए भी काम करना पड़ेगा, वरना राजनीति में ढंग के लोग कभी नहीं आ पाएंगे। एक से एक बड़े क्रिमिनल, एक से एक बड़े हत्यारे, एक से एक बड़े दंगाई, एक से एक बड़े दुष्ट लोग सत्ता पे काबिज होते चले जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।